नमस्कार दोस्तों, मेहरा क्लास में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग राज्य पात्रता परीक्षा, जिसका एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप हो चुका है और हम एग्ज़ाम की तैयारी के संदर्भ में आज हम बात करने वाले हैं। तो बच्चों, पता होगा लोक सेवा आयोग ने हमको एक टेंटेटिव डेट दे के रखा है, जिसमें कहा गया है कि आपका एग्ज़ाम लगभग दिसंबर मिड में हो सकता है। और ये हम इसको ऑथेंटिक मान के चलते हैं। ज़रूरी नहीं है कि इसी डेट में एग्ज़ाम हो, लेकिन हम एक टेंटेटिव मान के चल रहे हैं। तो आप सभी राज्य पात्रता परीक्षा की तैयारी करने में लग गए होंगे और हम इसी एग्ज़ाम की तैयारी को आप से सुदृढ़ रूप से कराने के लिए हम लोग एक लेक्चर सीरीज़ ऑर्गेनाइज करने वाले हैं। तो आज हम सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कि पात्रता परीक्षा जो होने वाली है उसकी एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होगा, क्वेश्चंस किस तरह से आएंगे, क्वेश्चन पेपर जो आएगा वो कितने प्रश्न पत्र रहेंगे, इन सभी बातों को हम लोग विस्तृत रूप से जानने वाले हैं। देखो, सबसे पहले तो बात ये है कि महाविद्यालय में गवर्नमेंट के अधीन जो महाविद्यालय है उसमें हमको असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए जो पात्रता है वो सेट एग्ज़ाम है और CSIR नेट है और PhD है। देखो, हम कंपेयर करें CSIR नेट और सेट की, तो सेट में जो क्वेश्चंस होते हैं अपेक्षाकृत उनका लेवल थोड़ा कम होता है और इससे आसान होता है हम लोगों को तैयारी करने में कि हम एकदम डेप्थ में नहीं जाते हैं। यदि हमारी तैयारी ठीक ठाक रही तो हम राज्य पात्रता परीक्षा को चयन करके किसी महाविद्यालय में गवर्नमेंट का पोस्ट आने पर वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं और हम अपने भविष्य को संवार सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बच्चे लोग, इसका जो एग्ज़ाम होने वाला है वो कब होगा। तो यहाँ पे हमारा जो लोक सेवा आयोग है वो एक टेंटेटिव डेट हमको दे के रखा है कि इस डेट 15 दिसंबर 2024 को हो सकती है, यानी एक टेंटेटिव डेट दे के रखा है। लेकिन ये डेट एक्सटेंड भी हो सकती है, लेकिन हम इसी डेट को हम ऑथेंटिक मान के चलते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं परीक्षा का योजना क्या है, परीक्षा की पद्धति क्या है, परीक्षा में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले हम देखें तो आपको एक सीधा बात कहें तो हमारा जो प्रश्न पत्र होगा 2 होगा, प्रश्न पत्र 1 और प्रश्न पत्र 2 सेकेंड होगा। प्रश्न पत्र जो पहला होगा उसको हम सामान्य प्रश्न पत्र कहते हैं, जिसमें शिक्षण से संबंधित और शोध अभिवृत्ति से संबंधित क्वेश्चन हमको पूछे जाएंगे, जिसमें प्रश्नों की संख्या होगी 50। प्रत्येक प्रश्न में परीक्षा अवधि में 2 प्रश्न पत्र होंगे, हमको बोला गया है। प्रत्येक प्रश्न में 2 अंक होंगे, तो 2 अंक होंगे तो हमको 100 नंबर मिलेगा, है ना। और जो दूसरा प्रश्न पत्र होगा उसमें हमको 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और उसमें प्रत्येक में 2 अंक निर्धारित है, तो इस तरीके से उसमें 200 अंक मिलेंगे। तो इस तरीके से देखें तो हमको 150 प्रश्नों की संख्या रहेगी, जिसमें हमको 300 अंक मिलने वाले हैं। तो यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये दोनों प्रश्न पत्र जब हमको मिलेगा तो केवल और केवल हमको 3 घंटे का समयांतराल दिया जाएगा। जो पहला होगा वो 1 घंटे का होगा और दूसरा होगा जो 2 घंटे का होगा। तो इस तरीके से 3 घंटे होंगे, 3 घंटे के पेपर होंगे। तो इसी दरमियान हम यदि अज्यूम्शन करें तो हमारे पास 150 प्रश्न पत्र होंगे 180 मिनट के लिए, लेकिन जिसमें हम लगभग ये मान के चल सकते हैं कि हमारा जो एग्ज़ाम हॉल में जो बहुत सारे समय हैं वो जो हमारा एग्ज़ाम है उस हाल में बैठे रहेंगे। तो जो जनरल जो एग्ज़ामिनर हैं हमको कुछ फिलअप वगैरह कराते हैं तो उसमें टाइम लॉस होने वाला है। तो इस तरीके से हम मोटा माटी देखें तो हम लोगों को क्या होने वाला है बच्चे लोग, एक क्वेश्चन के पीछे 1 मिनट मिलने वाला है। तो अच्छी खासी तैयारी रहेगी तो हम अपने सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो अब हम लेते हैं कि मार्किंग का मेथोडोलॉजी क्या है। तो मार्किंग की मेथोडोलॉजी ये कहती है कि प्रत्येक प्रश्न में मैंने जैसे आपसे कहा है कि 2 अंक मिलेंगे और प्रत्येक सही उत्तर के लिए अभ्यर्थी को 2 अंक प्राप्त होंगे। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं हो गया।
तो मैं आपको एक सजेस्ट करूंगा कि आप सारे क्वेश्चंस के आंसर को लगाइएगा, भले आपको पता ना हो। पहले तो आप अपने तैयारी के हिसाब से आप अपने सही उत्तर का चयन कीजिएगा। जब आपको अंतिम समय में लगे कि ये क्वेश्चन मेरे से बन नहीं रहा है, तो आप उसमें अपने मन से तुक्का लगा दीजिएगा, उसको छोड़ के जरूर मत आइएगा, ठीक है। अभ्यर्थी को केवल सिर्फ एक ही प्रश्न पत्र, एक ही विकल्प को चुनना है और किसी भी ये लिखा है किसी भी अनुत्तरित प्रश्न के लिए कोई अंक नहीं दिए जाएंगे। तो सिंपल सी बात है, हम जब प्रश्नों की जवाब नहीं देंगे तो हमको अंक नहीं मिलेंगे, है ना। तो ये बाकी और आप रूल है उसको पढ़ लीजिएगा। तो सबसे पहले बच्चे लोग, अब हम बात करते हैं कि प्रथम प्रश्न पत्र में हमको सिलेबस क्या दिया गया है। तो प्रथम प्रश्न पत्र की बात करते हैं बच्चे लोग यहाँ पे। तो हम लोगों को प्रथम प्रश्न पत्र में 10 यूनिट दिए गए हैं। प्रथम प्रश्न पत्र में कितनी यूनिट दिए गए हैं? तो 10 यूनिट दिए गए हैं, जिसमें पहले यूनिट की बात करें तो यहाँ पे टीचिंग एप्टीट्यूड है, जिसमें टीचिंग के कॉन्सेप्ट पूछे जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद हम चलते हैं तो दूसरा जो है यूनिट रिसर्च एप्टीट्यूड है। रिसर्च एप्टीट्यूड में हम लोगों को रिसर्च मेथोडोलॉजी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और रिसर्च के एथिक्स पूछे जाएंगे, उसका हिस्ट्री, उसमें रिसर्च का अप्रोच क्या होता है उस पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और अब हम बात कर लेते हैं यूनिट नंबर 3 की। तो उसमें कॉम्प्रिहेंसिव टाइप होगा। कॉम्प्रिहेंसिव टाइप में हम लोगों को कोई एक पैराग्राफ दिया जाएगा, उस पैराग्राफ पे पैसेज के बेस पे हमको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पैसेज के एक पैसेज लेकर के 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो 5 क्वेश्चन के उत्तर का जवाब देना है। तो उसके बाद हम बात कर लेते हैं यूनिट नंबर 4 की, कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन पे बात करें तो बच्चे लोग हम बात करते हैं कम्युनिकेशन पर। यहाँ पे कम्युनिकेशन मीनिंग, जिसमें वर्बल, नॉन वर्बल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद हम लोग यूनिट नंबर 5 की बात करते हैं तो मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। उसके बाद हम बात कर लेते हैं यूनिट नंबर 6 की, तो लॉजिकल रीजनिंग से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो लॉजिकल रीजनिंग को भी हमको पढ़ना ही होगा। अब बात कर लेते हैं हम लोग यूनिट नंबर 6 की। तो यहाँ पे डाटा इंटरप्रिटेशन से क्वेश्चन होगा, डाटा से रिलेटेड क्वेश्चन होगी, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव बेस्ड डाटा होगी, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से, बार चार्ट से, हिस्टोग्राम से, पाई चार्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद यूनिट नंबर 8 की बात करते हैं तो वहाँ पर हमको इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यही कह सकते हैं कि कंप्यूटर बेस्ड क्वेश्चन होंगे यहाँ पर, ICT से रिलेटेड होंगे, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन होंगे। और उसके बाद यूनिट नंबर 9 की बात करते हैं तो पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंटल के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, है ना। तो यहाँ पे हमको सभी को पढ़ना है, जैसे इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, और जो हमारे पास जो इन्वायरमेंटल में जो इन्वायरमेंट को अफेक्ट करने वाले जो एयर पॉल्यूटेंट हैं उसको हमको पढ़ना होगा, है ना। इन्वायरमेंटल के इश्यूज़ क्या हैं, पॉल्यूटेंट हैं, सॉइल प्रॉब्लम है, नॉइस प्रॉब्लम है, सबको पढ़ना होगा। अब हम चलते हैं यूनिट नंबर 10 में, जिसमें हायर एजुकेशन सिस्टम से क्वेश्चन आने वाले हैं। तो हायर एजुकेशन सिस्टम में हम लोगों को जितने भी गवर्नेंस की पॉलिसी है, गवर्नमेंट ने क्या क्या हमको एक्ट दिए गए हैं हायर एजुकेशन में, उस पर क्वेश्चन आएगा। तो अंतिम में चलें तो सबसे लास्टली हमको एक बात पता चलेगा कि बच्चे लोग यहाँ पे जो 10 यूनिट है, मैं आपको एक थोड़ा सा ओवर भी बताना चाह रहा हूँ। हमारे पास यूनिट की संख्या है 10। कितने हैं? 10। और हमारे पास यूनिट की संख्या 10 है, तो यहाँ पे प्रत्येक में 5-5 क्वेश्चन आएंगे, तो कुल होंगे 50 क्वेश्चन। यानी हम सभी यूनिट की तैयारी करें तो हमको प्रत्येक में से 5-5 अंक, 5-5 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो 10 × 5 यानी 50 क्वेश्चन मिलेंगे, और उस 50 क्वेश्चंस के लिए हमको 100 अंक मिलने वाले हैं, है ना। तो ये आपकी सिलेक्शन को बनाने वाला एक सबसे बड़ा मोटो है। जो आप इसको तैयारी नहीं देते हो, ध्यान में नहीं देते हो, तो कहीं ना कहीं सिलेक्शन को रोकने वाला है। तो यूनिट नंबर 1 की तैयारी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यूनिट नंबर 1 को पढ़ना ही पड़ेगा।
चूँकि हम केमिकल साइंस के ऊपर आज बात करने वाले हैं, केमिकल साइंस की तैयारी के ऊपर बात करने वाले हैं। मैं केमिकल साइंस का हूं, तो मैं आपको केमिकल साइंस से की तैयारी को कराने वाला हूं। तो यहाँ पे क्या होगा बच्चे लोग कि हम ये देख लेते हैं कि केमिकल साइंस का क्या क्या हमको सेकेंड पेपर में कंटेंट दिया गया है जिसको हमको तैयारी करनी होगी। ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले आप लोग सबको पता होगा, हम बेसिक बात करें, यदि कोई CSIR नेट की बात करें तो CSIR नेट की जो सिलेबस है, वही सिलेबस क्या है बच्चे लोग, वही सिलेबस है हमारे पास CG सेट, MP सेट में। MP सेट में भी सेम सिलेबस है, MP सेट में भी सेम सिलेबस है, तो वही सिलेबस को हमको पढ़ना है। लेकिन इस बात का ध्यान रखेंगे कि जो CSIR नेट है उसके लेवल, क्वेश्चन के लेवल थोड़ा अप रहेंगे और हमारा MP सेट का लेवल थोड़ा डाउन रहेगा। तो यहाँ पे देख लेते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात, केमिकल पीरियोडिसिटी आएगी, हम केमिकल बॉन्डिंग की बात करेंगे, एसिड बेस कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, मेन ग्रुप एलिमेंट होगी, है ना, जिसमें एलोट्रॉप, सिंथेसिस, स्ट्रक्चर, बॉन्डिंग, ये सब बात होगी। फिर ट्रांजिशन मेटल की बात होगी, इनर ट्रांजिशन मेटल भी हम बात करने वाले हैं। फिर आर्गोनोमेटालिक की बात करेंगे, है ना। उसके बाद मेटल क्लस्टर होगा जो इम्पोर्टेंट थोड़ा कम है। एनालिटिकल केमिस्ट्री होगी, एक आध दो क्वेश्चन वहाँ से भी आता है, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आती है, मतलब सिंपल सा भी जाता है, बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फिर हम लोग यहाँ पे स्पेक्ट्रोस्कोपी की पार्ट देख लेंगे, है ना। मास स्पेक्ट्रोस्कोपी है, न्यूक्लियर क्वाड्रुपल रेजोनेंस है, इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस या इलेक्ट्रॉन पैरामैग्नेटिक रेजोनेंस, मॉसबेयर है, इन सारी चीज़ों को हम पढ़ने वाले हैं। फिर न्यूक्लियर केमिस्ट्री से भी रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं। फिर हम बात कर लेते हैं बच्चे लोग फिजिकल केमिस्ट्री की। तो फिजिकल केमिस्ट्री में क्या होने वाला है कि फिजिकल केमिस्ट्री में सबसे पहले तो ये 4 जो यूनिट है ना, सबसे इंपॉर्टेंट है, 4 यूनिट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्या होगा, हम लोगों को क्वांटम से पहले क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये यहाँ तक क्वांटम है ना, यहाँ तक हमारा क्वांटम है। 4 जो यहाँ पे चैप्टर हैं वो क्वांटम के हैं। तो बेसिक प्रिंसिपल क्वांटम का होगा, उसके बाद क्वांटम मैकेनिक्स के क्वेश्चंस होंगे, उसके बाद एटॉमिक स्ट्रक्चर, स्पेक्ट्रोस्कोपी, टर्म सिंबल से क्वेश्चन होंगे, है ना। उसके बाद केमिकल बॉन्डिंग का क्वेश्चन होगा जिसमें हकल थ्योरी के होंगे, पाई कंजुगेटेड सिस्टम की बात होती है। अब आगे हम चलें तो यहाँ पे ग्रुप थ्योरी आ जाती है। ग्रुप थ्योरी में हम लोग बात करते हैं सिमेट्री, एलिमेंट, पॉइंट ग्रुप, तो ये यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, IMP है। और फिर मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी बात करते हैं जिसको हम फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी के बात के नाम से जानते हैं, है ना। ये भी आपका डेप्थ ऑफ कॉन्सेप्ट पूछता है यहाँ पे। उसके बाद केमिकल थर्मोडायनेमिक है जिसमें आप लोगों को पता होगा मैक्सवेल रिलेशन से क्वेश्चंस एकदम डेम श्योर है, बनता ही बनता है ना। अब आगे चलते हैं हम लोग बच्चे लोग, स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक, ये टफेस्ट टॉपिक में से आता है स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक। यहाँ से भी क्वेश्चन हमको एक आध क्वेश्चन मिलेगा, PYQ बेस्ड रहेगा जो CSIR नेट ने दिया है। उसके बाद हम बात करें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की, तो यहाँ पे रेडॉक्स रिएक्शन, नर्नस इक्वेशन का यूज़ करेंगे। डिबाई हकल थ्योरी से क्वेश्चन, कोलोरॉस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये अपेक्षाकृत हम देखें तो इसका लेवल हम ज़्यादा नहीं देखने को मिलता है, ये आसानी से बन ही जाता है। केमिकल काइनेटिक्स होगा जिसमें 0 ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन से क्वेश्चन बहुत आयत रूप से पूछे जाते हैं। फिर हमारा सरफेस केमिस्ट्री होगा, फिर सॉलिड स्टेट होगा जो 12th क्लास को रिलेट करता है, जिसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बात करें तो ब्रैग इक्वेशन है। फिर हम प्लेन वगैरह लगाना सीखते हैं, वो सॉलिड स्टेट में पढ़ेंगे। फिर पॉलीमर केमिस्ट्री के क्वेश्चन होंगे जिसमें काइनेटिक्स ऑफ पॉलीमराइजेशन होगा, जिसमें हम लोग एवरेज मॉलिक्यूलर मास देखते हैं, है ना, वहाँ से क्वेश्चन आएगा। डाटा एनालिसिस को होंगे। अब आ जाते हैं भाई हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे पहले हम बात कर लेते हैं IUPAC नॉमेनक्लेचर, क्योंकि यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा पहले आप नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ो, फिर आप आइसोमर की बात कर लेते हैं। आइसोमर पढ़ लेंगे जिसमें स्टूडियो आइसोमर मेन फोकसली दिया है ना। कन्फर्मेशनल और कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर, ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ने वाले हैं। फिर एरोमेटिसिटी की बात कर लेंगे, और फिर उसके बाद होगा रिएक्शन इंटरमीडिएट, फिर रिएक्शन मैकेनिज्म, है ना, जिसमें एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन सबकी बात होगी। और उसके बाद रीअरेंजमेंट, ऑर्गेनिक ट्रांसफॉर्मेशन। तो हम ओवरऑल देखना तो हमने जितनी चीज़ पढ़ा है MSc के अंदर, उन्हीं चीज़ों को हमसे पूछा जाएगा और उन्हीं चीज़ों को थोड़ा डील करके पूछा जाएगा। तो यहाँ पर अच्छा अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए कि हम यदि
टच में हैं तो हम बहुत जल्दी तैयारी कर सकते हैं। तो उसके बाद 9 नंबर देखें तो एसिमेट्रिक सिंथेसिस हो जाएगा, जिसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है पेरीसाइक्लिक, है ना, सिंथेसिस एंड रिएक्टिविटी, कॉमन हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड की बात होगी। फिर नेचुरल प्रोडक्ट की हम बात करते हैं, और उसके बाद हम ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात करते हैं, जिसमें IR, U विजिबल, 13 NMR। तो यहाँ तक चलें तो ये बेसिक 3 केमिस्ट्री हो गई। उसके बाद जो हमारा एक होता है इंटरडिसिप्लिनरी टॉपिक। इंटरडिसिप्लिनरी टॉपिक से थोड़ी क्वेश्चंस कम आती है, लेकिन यहाँ से भी क्वेश्चंस किया जा सकता है। जैसे सुप्रामोलिकुलर से रिलेटेड आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग से क्वेश्चन आ जाता है। नैनो साइंस से देखें तो हम लोगों को पार्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चन बन जाती है। ग्रीन केमिस्ट्री में जो ग्रीन केमिस्ट्री के रूल्स हैं, ग्रीन केमिस्ट्री के अंदर सॉल्वेंट हैं, उसको पूछा जाता है। ये मेडिसिनल केमिस्ट्री में हम देखें तो 12th क्लास का जो चैप्टर है, जिसमें सम बेसिक कॉन्सेप्ट केमिस्ट्री इन डेली लाइफ, वहाँ से क्वेश्चन उड़ जाते हैं। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री भी हम NCERT से पढ़ सकते हैं। तो इस तरीके से हम देखें ना तो हमारे लिए अभी जो ये तो महीना है हमारा जुलाई का, तो हमारे पास पर्याप्त समय है 5 महीने का। उस 5 महीने में हम बहुत बेहतर तैयारी कर सकते हैं। और यहाँ से हम पहला पेपर की बात करें तो पहला पेपर आपका देखें तो 100 नंबर का मैंने जैसे पहले बताया था, 200 नंबर का दूसरा पेपर हो गया, पेपर फर्स्ट 100 नंबर, पेपर 2 यहाँ से। तो एटलीस्ट हम ऑब्जर्व करें कि हमारा 60% मार्क्स आ जाए। 60% to 70% मार्क्स आता है तो हम एकदम सिलेक्शन के दायरे में रहेंगे। यहाँ पे जनरली जो कट ऑफ है वो 50 से 55 बीच जाता है। तो मैं ये कहूँगा कि हम 50 से 55% की तैयारी ना करें। हमारा जो परसेंटेज है वो क्या होना चाहिए, 60 से एबव होना चाहिए। किससे होना चाहिए, 60 से एबव होना चाहिए। तो हमारी जो तैयारी होगी वो बहुत अच्छी रहेगी। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको कुछ हेल्प किया होगा। तो हम मिलते हैं लेक्चर सीरीज़ के साथ, वो भी हम बात करेंगे केमिस्ट्री की। और केमिस्ट्री में हम एक एक करके हम एक एक टॉपिक को कंप्लीट करते जाएंगे और PYQ क्वेश्चंस देते जाएंगे। आपको मैं क्या करने वाला हूँ कि जब हम किसी एक टॉपिक पढ़ेंगे तो उसमें CSIR नेट और जो हमारा क्वेश्चंस है PYQs जो CG सेट ने हमको ने पूछा है, MP सेट ने पूछा है और डिफरेंट सेट्स ने जो पूछा है, उसके प्रैक्टिस क्वेश्चन हम देंगे और उसको करके हम अपनी तैयारी को आगे तक ले जाएंगे। तो धन्यवाद बच्चे लोग, मिलते हैं अगले